हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 7 क्लास 11 की जो मैथ्स है, क्रमचय एवं संचय, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपको चैप्टर पढ़ना है। देखिए चैप्टर नंबर 7। अब देखिए क्रमचय का मतलब अगर मैं आपसे कहूं हिंदी में क्या होता है, तो क्रमचय का मतलब व्यवस्था करना, यानी कि व्यवस्थित करना। क्रमचय का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना। और संचय का मतलब आप लोग सोचेंगे कि इकट्ठा करना, ऐसा नहीं है। संचय का मतलब यहां पे चुनने से है, यानी कि सिलेक्शन। क्रमचय यानी कि अरेंजमेंट, जिसे आप कहते हैं परम्यूटेशन, और संचय यानी कि सिलेक्शन, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो पहले तो चलिए आपको क्रमचय टॉपिक के बारे में ही पढ़ना है कि क्रमचय टॉपिक ये क्या है, इसमें क्या चीज होती है। मैं आपसे चलिए एक बात ये कहता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर 4 नंबर लिखे 1 2 3 4, या चलिए मैं ये कहता हूं इसमें मैंने 3 नंबर लिखे। मैंने इसमें कितने नंबर लिखे? 3। और ये कहता हूं आपसे इनसे 3 अंकों की संख्या बनानी है, कितनी बन सकती है अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। तो देखिए मैं चलिए संख्याएं बनाने की कोशिश करता हूं। पहली संख्या मैंने लिखी 123, फिर लिखी 132। चलिए पहले मैंने शुरू में 1 फिक्स रखा, तो ये 2 संख्याएं बनी। अब चलिए अगर हम 2 को फिक्स रखें तो बनेगी 231 या 213। ये 2 को मैंने फिक्स रखते हुए बनाई। अब चलिए मान लीजिए अगर 3 को फिक्स रखें तो 321 या 312। ये देखिए, इसके अलावा तो कोई नहीं बनेगी। यानी इन तीनों अंकों को अगर हम आपस में व्यवस्थित कर, तो 3 अंकों की बनने वाली जो कुल संख्याएं हैं वो 6 संख्याएं हैं। 3 अंकों की जो बनने वाली संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं हैं? 6। अब ऐसे ही अगर मैं कह दूं, मान लीजिए मैं एक अंक और बढ़ा देता हूं यहां पे, अब 3 अंकों की कितनी बनेगी? और ज्यादा बनेगी, क्योंकि यहां पे 4 अंक भी बढ़ गया। या 4 अंकों की कितनी बनेगी? वो भी ज्यादा बनेगी। ये संख्याएं कितनी बनेंगी? अब ये नहीं कि हम हमेशा हर बार लिख के देखें। यहां पे मैंने आपको लिख के दिखाया कि इन तीनों से, चलिए मैंने 4 को हटा दिया, ये 6 संख्याएं बनती हैं। तो देखिए 3 अंक जो मैंने लिखे थे 1 2 और 3, उन तीनों अंकों से कुल संख्याएं जो बनती हैं वो बनती हैं 6 संख्याएं। लेकिन अब आप लोग ये सोचेंगे हम हर बार ये चीज लिख के देखें। अब मैं आपको बढ़ा दूंगा तो संख्याएं ज्यादा बनेंगी। हर बार लिख के देखें, ये तो देखिए इससे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। हर बार देखिए लिख के देखें, इससे आपको आंसर अगर बड़े अंक दे रखे हो, यानी बड़ी ज्यादा अंक दे रखे हो, उससे हमें संख्याएं निकालनी है। वो किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए कोई ना कोई एक सूत्र ऐसा होना चाहिए या कोई मेथड ऐसा होना चाहिए ताकि हम ये चीज निकाल सकें। वही चीज मैं आपको बताऊंगा। वो देखिए मैं उसके लिए चलिए पहले परिभाषा लिखता हूं। क्योंकि देखिए ज्यादा अंक अगर होते हैं तो किस तरीके से यही क्वेश्चन करेंगे, और ये मेथड सभी में अप्लाई होगा। चलिए मैं वो लिखता हूं, गणना का आधारभूत सिद्धांत। यदि कोई कार्य m प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है तथा अन्य कार्य n प्रकार से, अन्य कार्य देखिए का मतलब है कोई दूसरा कार्य। एक कार्य हम m प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं और दूसरा कार्य n प्रकार से,
पूर्ण किया जा सकता है। तब चलिए मैं इसके दो पार्ट लिखता हूं। दोनों में से कोई एक कार्य और दूसरा पार्ट दोनों कार्य एक साथ, यानी दोनों में से अगर हमें कोई एक कार्य करना है उसे हम कितने प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि उसकी कितनी विधियां हैं। दोनों में से कोई एक कार्य m+n प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। और अगर यही बात आती है देखिए दोनों कार्य एक साथ, तो वो कर सकते हैं हम m×n प्रकार से पूर्ण किए जा सकते हैं। इसे देखिए एक उदाहरण की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए फिजिक्स सब्जेक्ट, उसकी हमारे पास 10 बुक्स हैं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 10 बुक्स। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट, उसकी हमारे पास 8 बुक्स हैं। फिजिक्स की 10 किताबें, केमिस्ट्री की 8 किताबें। अब अगर देखिए ये बात कहते हैं हमें दोनों में से कोई एक किताब लेनी है, दोनों में से कोई एक कार्य है। पहले मैं आपको देखिए ये बता रहा हूं, ये पहला कार्य मानिए आप, इसकी 10 किताबें हैं, हम कोई सी भी किताब ले सकते हैं। और केमिस्ट्री की भी 8 किताबें, ये दूसरा कार्य है, इसमें से भी कोई सी ले सकते हैं हम। तो दोनों में से अगर हमें कोई एक किताब लेनी है तो हम वो कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 10 + 8 यानी कि 18, क्योंकि उस समय देखिए हमारे पास टोटल चॉइस है 18। हम 18 किताबों में से कोई सी भी एक किताब ले सकते हैं। हमारे पास टोटल चॉइस देखिए कितनी है? 18। हम 18 किताबों में से कोई सी भी एक ले सकते हैं, फिजिक्स की भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री की भी ले सकते हैं। तो अगर हमें दोनों में से कोई एक कार्य कंप्लीट करना है तो प्लस का चिन्ह आता है, यानी वो m+n प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। या हो सकता है देखिए 2 कार्य नहीं हो, 3 कार्य हो, तो तीनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए मैथ की भी किताबें हैं, 7 किताबें मैथ की हैं, तो 10 + 8 + 7 यानी कि 25 प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। अब आता है देखिए दोनों कार्य एक साथ। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है अगर हमें फिजिक्स की भी एक किताब लेनी है और केमिस्ट्री की भी एक किताब लेनी है। फिजिक्स की देखिए 10 किताबें हैं, एक किताब लेनी है हमें। और केमिस्ट्री की कितनी है? 8 किताबें, एक किताब लेनी है। तो 10 किताबों में से कोई सी भी अगर एक किताब लेनी है वो हम 10 प्रकार से चुन सकते हैं। और केमिस्ट्री की 8 किताबों में से कोई एक किताब चुननी है, 8 प्रकार से चुन सकते हैं। और अगर ये लिखा है आपको दोनों तरीके की किताबें चुननी है, यानी एक फिजिक्स की किताब चुननी है और एक केमिस्ट्री की किताब, यानी दोनों कार्य एक साथ का मतलब है, ये दोनों कार्य एक साथ का मतलब देखिए यही हुआ, एक हम फिजिक्स की किताब सिलेक्ट करें और एक केमिस्ट्री की किताब। तो हमारे पास विधियां कितनी होंगी? 10 × 8 यानी कि 80 विधियां। दोनों कार्य एक साथ कंप्लीट करने हो या दोनों की जगह देखिए ज्यादा भी हो सकती है, 3 कार्य एक साथ, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। लेकिन अगर दोनों में से या तीनों में से कोई एक कार्य करना है तो प्लस का चिन्ह आता है। मोस्टली क्वेश्चन देखिए आपके एक साथ वाले, जो मैंने सेकंड पर टिक किया, इसी के ही क्वेश्चंस आपके ज्यादा हैं। यही आपको मेथड ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चंस तो शायद देखिए बहुत कम ही होंगे, प्लस वाले चिन्ह के जितने भी क्वेश्चंस आपके शायद होंगे बुक में वो मल्टीप्लाई वाले ही होंगे। 2 कार्य भी हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3 कार्य भी हो सकते हैं। अब देखिए जो उदाहरण मैंने आपको लिख के दिखाया था, यानी अंकों 1, 2 और 3 से हम 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, चलिए ये भी देखते हैं। मैंने आपको देखिए 3 अंक लिखे थे, 1, 2 और 3, और मैंने यहां संख्याएं आपको लिख के दिखाई थी कि वो 6 संख्याएं हैं। लेकिन वो अब हम इस मेथड से कैसे उत्तर निकालें? हमें 3 अंकों की देखिए संख्या बनानी है। चलिए मैंने यहां 3 अंकों के लिए 3 खाने सेलेक्ट इस तरह से किए।
ये पहला स्थान हो गया यानी सैकड़े वाला, ये दूसरा स्थान यानी दहाई का स्थान, और ये तीसरा स्थान यानी कि इकाई का स्थान। पहला स्थान देखिए हमारे पास टोटल चॉइस कितनी है, 3। हम पहले स्थान को 3 विधियों में से भर सकते हैं, तीनों में से कोई भी अंक लिखकर। हमारे पास उसकी 3 विधियां हैं। हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। पहला स्थान भरने की जो विधियां हैं हमारे पास वो टोटल विधियां हैं 3। ये मैंने देखी। चलिए एक काम मैं करता हूं, आप लोग शायद ये सोचेंगे इसमें 3 लिखा है तो सर ने यहां 3 लिख दिया, लेकिन मैं यहां 3 ही लिख रहा था। मैं यहां अंक चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां पे देखिए अंक चेंज करके वो लिख दिए 7, 8 और 9। इन तीनों अंकों से भी 6 ही बनेंगी संख्याएं। मैंने अंक चेंज करे। पहला स्थान भरने की हमारे पास 3 विधियां हैं। ये देखिए 3 अंक है, कोई सा भी लिख सकते हैं हम। अब मान लीजिए मैंने कोई सा एक अंक लिख दिया यहां पे, वो दोबारा तो लिख नहीं सकते। मान लीजिए मैंने 7 ही लिख दिया। अब हमारे पास केवल 2 विधियां बची अगला स्थान भरने के लिए, तो इसे हम इस स्थान को 2 विधियों से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल 2 ही चॉइस है। अब देखिए पहले स्थान पे भी कोई ना कोई नंबर आ गया, दूसरे स्थान पे भी कोई ना कोई नंबर आ गया। मान लीजिए 9 आ गया, क्योंकि 9 को हम दोबारा ले नहीं सकते। अब हमारे पास केवल एक चॉइस बची, आखिरी स्थान को भरने के लिए एक चॉइस बची, यानी 3, 2, 1। ये 3 कार्य थे। सैकड़े का स्थान भरने के लिए पहला कार्य हुआ, दहाई का स्थान भरना ये दूसरा कार्य हुआ, और इकाई का स्थान भरना ये तीसरा कार्य हुआ। तीनों कार्य एक साथ हमने कंप्लीट किए, और जब जितने भी कार्य एक साथ कंप्लीट होते हैं तो चिन्ह किसका आता है, मल्टीप्लाई का, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। और हमारा उत्तर भी देखिए कितना आ रहा था, 6। 3 अंकों से हमने 3 अंकों वाली संख्याएं बनाई थी, तो वो 6 ही संख्याएं बनी थी। वही चीज देखिए मैंने यहां पे लिखी, 3 अंकों से 3 अंकों वाली संख्याएं वो 6 संख्याएं बनाई जा सकती है। ये हम इसी मेथड से करेंगे। अब मान लीजिए अंक बढ़ा के आपको 4 कर देते, मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा होता, 7, 8, 9 आपको 4 अंकों से और 4 अंकों वाली संख्या बनानी है, तो पहला स्थान भरने की 4 विधियां, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अगला स्थान भरने की 3 विधियां रह गई, उससे अगला स्थान भरने की 2 विधियां, और लास्ट वाला स्थान भरने की 1 विधि। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 संख्याएं कितनी बनेंगी, 24। ये उसका उत्तर है। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये है, जो भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, यानी जितने कार्य आपको करने हैं एक साथ अगर वो करने हो, तो उनके बीच में किसका चिन्ह आएगा, मल्टीप्लाई का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही था गणना का आधारभूत सिद्धांत। योगफल केवल तब आएगा जब दोनों में से, तीनों में से कोई एक कार्य करना हो, या जितने भी कार्य आपको दे रखे हो आपको कोई एक कार्य करना है। और अगर दोनों कार्य एक साथ करने हैं तो आपको मल्टीप्लाई, या दोनों की जगह जितने भी कार्य आपको दे रखे हो एक साथ अगर करने हैं तो आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह करना है। ये था देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत, यानी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम वो इसी सूत्र पे आधारित है। अब देखिए मुझे आपको बताना है क्रम गुणित n, यानी कि फैक्टोरियल n। क्रम गुणित n का मतलब देखिए आप लोग जानते हैं, यानी कि फैक्टोरियल n। चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल वो कहलाता है देखिए फैक्टोरियल n। यानी कि जैसे अगर हम हिंदी में शब्द है इसका क्रम गुणित n, 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल फैक्टोरियल n यानी कि क्रम गुणित n कहलाता है। तथा इसे फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n, देखिए दोनों में से आप कोई भी चिन्ह से निरूपित कर सकते हैं। या तो ये लगा दें ये भी फैक्टोरियल है, या ये लगा दें ये भी फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल n कहलाता है तथा इसे इन
चिन्हों से निरूपित करते हैं। ये होता है देखिए फैक्टोरियल एन की परिभाषा। 1 से लेके n तक, मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 8 निकालना है तो 1 से लेके 8 तक की गुणा वो आप कर देंगे। फैक्टोरियल 9 निकालना है, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं की गुणा। ऐसे ही जो भी देखिए n का मान तो कोई भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी अगर मैं इसे परिभाषा के रूप में लिखूं, गणितीय परिभाषा के रूप में, तो 1 से लेके देखिए n तक की सारी संख्याओं का गुणनफल। एक से लेके n तक की सारी संख्याओं का गुणनफल, ये होता है फैक्टोरियल n। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने देखिए लिखा है आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अगर मैं इसे घटते हुए क्रम में लिखूं, वो देखिए ऐसे आ गया n, n-1, n-2 गुणा 3 गुणा, तो ये जो लास्ट संख्या होगी वो 1 होगी। ये 1 से शुरू था, n पे एंड हुआ। ये n से शुरू था, 1 पे एंड हुआ। ये आरोही क्रम में लिखा, ये अवरोही क्रम में लिखा। गुणनफल में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका वही आएगा जो आप लोग करते आए हैं, यानी कि फैक्टोरियल n। चलिए ये बात तो मैंने आपको बताई। अब फैक्टोरियल n के लिए देखिए एक नियम भी है। मान लीजिए ये फैक्टोरियल n लिखा है, अगर मैं n को ऐसे ही लिखा रहने दूं, ये सब मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, n को मैंने बाहर रहने दिया, तो 1 से लेके n-1 तक की जो गुणा है वो हो गई फैक्टोरियल n-1। यानी फैक्टोरियल n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर एक संख्या कम बची। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये ब्रैकेट मैंने यहां लगा दी, यानी मैंने आपकी बात n को बाहर निकाला, n-1 को भी बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 से लेके n-2 तक की गुणा, यानी फैक्टोरियल n-2। n-1 बाहर आ गए, फैक्टोरियल n-2 वो अंदर हो गया। इसका मतलब ये है, देखिए ये किसी फैक्टोरियल को ब्रेक करने का नियम है। हम किसी भी फैक्टोरियल को ब्रेक भी कर सकते हैं। कोई भी फैक्टोरियल दे रखा है, मान लीजिए जैसे आपको फैक्टोरियल 10 दिया, तो हमने 10 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल 9। या 10 को भी बाहर निकाल लिया, 10 गुणा 9, अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल 8। या 10 गुणा 9 गुणा 8, अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल 7। इसी तरीके से हम फैक्टोरियल को ब्रेक भी कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, किसी भी फैक्टोरियल को देखिए ब्रेक भी किया जा सकता है। कब तक ब्रेक करना होता है, देखिए इसका एक नियम होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन देते हैं इस तरीके से, जैसे फैक्टोरियल 18 बटे फैक्टोरियल 14, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 से लेकर 18 तक की गुणा करेंगे, या फैक्टोरियल 14 है तो 1 से लेकर 14 तक की गुणा करेंगे, या आपको नहीं करना। बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक करें जब तक छोटा वाला कैंसिल ना हो जाए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं इसी मेथड से अप्लाई करूं, तो 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15, अंदर क्या बचा, फैक्टोरियल 14 बटे फैक्टोरियल 14। ये कैंसिल, 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15, आगे क्या बचा, फैक्टोरियल 14, वो कैंसिल हो गया। ये नियम सिर्फ देखिए इसलिए लगाते हैं फैक्टोरियल को ब्रेक करने के लिए। आप बड़े फैक्टोरियल को तब तक ब्रेक करें जब तक छोटा वाला कैंसिल ना हो जाए। इसलिए मैंने आपको नियम बताया, किसी भी फैक्टोरियल को ब्रेक करने का नियम। ये था देखिए फैक्टोरियल का नियम। अब देखिए जो परम्यूटेशन का सूत्र है, यानी कि क्रमचय का, वो भी चलिए मैं आपको समझाता हूं। यानी अगर आपको देखिए कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, टोटल वस्तुओं की संख्या मान लीजिए n है, और हमें उसमें r वस्तुएं लेकर उन्हें व्यवस्थित करना है, तो वो कितने प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती हैं, जो मैंने आपको देखिए अभी गणना के आधारभूत सिद्धांत से बताया। पहले मैं आपको उसी मेथड से ही बताऊंगा, लेकिन वही चीज को हम एक सूत्र में भी परिवर्तित कर सकते हैं। वो ही कहलाता है क्रमचय का सूत्र। वही चीज देखिए मुझे आपको बतानी भी है।
यानी कुल n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां। यानी अगर हमारे पास कुल वस्तुएं n हैं और हमें r वस्तुएं लेकर उन्हें व्यवस्थित करना है, वही देखिए होता है क्रमचय। मैंने आपको बताया था क्रमचय का मतलब ये होता है व्यवस्थित करना। तो अगर हमारे पास कुल वस्तुएं n हैं, चलिए संख्याओं का एक क्वेश्चन होता है, कुल अंक हमारे पास n है और हमें उसमें से r अंक लेकर r अंकों की एक संख्या बनानी है, उन्हें कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले देखिए आपको वही मेथड बता रहा हूं जो मैंने आपको अंक वाला क्वेश्चन था। कुल वस्तुएं यानी कि कुल अंक आप मान सकते हैं, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और इसी तरीके से व्यवस्थित करें तो ये हो गया आठवां स्थान। टोटल अंक हमारे पास n है और हमें r अंकों की एक संख्या बनानी है, ऐसा मान सकते हैं आप। वस्तुएं हैं, अंक भी हैं, एक ही बात है। पहला स्थान भरने की देखिए n विधियां हैं, क्योंकि टोटल वस्तुएं कितनी है n में से हम कोई सी भी ले सकते हैं। अब जो वस्तु हमने ले ली वो हम दोबारा नहीं लेंगे। अब अगला स्थान भरने की कितनी विधियां हो गई n-1, क्योंकि जितनी वस्तुएं थी यहाँ पे, अब एक वस्तु हम यहाँ पे ले चुके थे तो एक वस्तु कम हुई, यानी कुल वस्तुएं कितनी बची n-1, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्योंकि उसे भरने के लिए n-1 विधियां हैं। अब दो वस्तुएं हम यहाँ पे ले चुके, वस्तुएं हमें कितनी बची, दो वस्तुएं भरने के बाद n-2, यानी अगला स्थान भरने की जो विधियां हैं वो हो गई n-2। फिर उससे अगला स्थान भरने की विधियां n-3, ये भी चलिए लिख दिया। अब आता है लास्ट वाला स्थान भरने की विधियां। चलिए मैं आपको इस तरह से लिख देता हूं, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, और ये है आपका आठवां स्थान। अब इसे भरने की कितनी विधियां हैं। अब आप लोग सोचेंगे अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो ये n-r होगा। मैं यहां पे लिखता हूं देखिए n-r, लेकिन ये देखिए गलत है। देखिए जो भी स्थान है यहां पे एक संख्या कम होगी, इसे आप n-0 मान सकते हैं। तो पहला स्थान था लेकिन यहां 0 लिखा है, एक कम हुआ। स्थान दूसरा है, यहां पे संख्या कितनी लिखी है 1, जो स्थान की संख्या है उससे यहां एक संख्या कम होगी। ये देखिए स्थान की संख्या एक संख्या कम है, ये स्थान की संख्या 4 है, यहां पे 3। अगर ये स्थान की संख्या r है, इसका मतलब n-r-1, n में से हम उतनी संख्या घटा रहे हैं जो स्थान से एक कम है। आप हर जगह नोट कर सकते हैं, यहां पे जो संख्या हमने n में से माइनस करी है वो स्थान से एक कम है। तो स्थान कौन सा है, r1, एक कम संख्या। यानी अब इन्हें व्यवस्थित करने की जो विधियां हैं, गणना के आधारभूत सिद्धांत से ही अगर मैं करूं तो वो देखिए ये आएगा n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3, और ये सो ऑन टू कहां तक आएगा n-, चलिए मैं ब्रैकेट को सॉल्व करके लिख देता हूं, n-r+1। ये इतनी विधियां हैं। ये तो आपको देखिए वही मेथड हुआ गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना के आधारभूत सिद्धांत में मैंने देखिए यही बात बताई थी। आप इसी मेथड से सारे स्थानों को भरने की विधियां लिखते जाएं, सबके बीच में गुणा हो जाएगी, क्योंकि सारे कार्य एक साथ होंगे। अब देखिए इस चीज को हम फैक्टोरियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो सिंपल मेथड हुआ गणना का आधारभूत सिद्धांत। इसे हम फैक्टोरियल में कैसे बदलें। फैक्टोरियल की परिभाषा देखिए मैंने आपको अभी बताई थी, 1 से लेकर n तक की संख्याओं की गुणा, वो होती है फैक्टोरियल है, या n से लेकर 1 तक की संख्याओं की गुणा, यानी n से शुरुआत हो लेकिन 1 पे एंड होना चाहिए। अब यहां एंड जो हो रहा है वो इस पे हो रहा है, यानी इससे बाद की संख्याएं वो इसमें नहीं है। अब अगर हम उतनी संख्याओं से जो नहीं है इसमें उनसे गुणा कर दें तो ये फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखिए n, n-1, n-2, n-3, n-r+1, यहां पे एंड है, इसके बाद में अगर कोई संख्या होगी, ये देखिए अवरोही क्रम है,
तो वो इसमें से एक घटा के आएगी। अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं वो आएगी n माइनस आर। देखिए आप एक एक घटा के जाएं, इनसे एक कम हुई है, इससे एक कम हुई है संख्या, इससे एक कम हुई है, ऐसे ही इससे एक कम तो इसके आगे आएगी। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। देखिए यहां से मैंने ब्रैकेट लगाई, मैं इसलिए कर रहा हूं गुणा ताकि फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाए। n माइनस आर माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी यहां से मैंने गुणा करनी शुरू की, 1 पे एंड हो गई। जहां से अब मैंने देखिए ये इसलिए की गुणा n से शुरुआत है, अब देखिए 1 पे एंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमने गुणा कर दी, बैलेंस भी करना होता है। यानी जितने से हमने गुणा किए उतने से हम भाग भी करेंगे। केवल देखिए आप गुणा कर देंगे वो कोई आंसर नहीं हुआ, आंसर तो आपका सिर्फ यही था। जितने से हमने गुणा की उतने से हम बैलेंस करने के लिए भाग भी करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से, अब ये बिल्कुल ठीक है, उत्तर हमारा यही था। देखिए जिससे गुणा की उससे भाग भी कर दिया। क्यों किया था ये? क्योंकि n से लेकर जो 1 तक की गुणा है वो होती है फैक्टोरियल n, और ये भी देखिए फैक्टोरियल ही है। 1 से लेकर n माइनस आर तक की गुणा वो क्या होगी? फैक्टोरियल n माइनस आर। अब ये देखिए जो गणना का आधारभूत सिद्धांत था जिससे मैंने गुणा की थी वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। यही होता है n वस्तुओं में से r वस्तु में लेकर उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां। या तो आप इस मेथड से कर दें, उत्तर आपका ठीक आएगा, और नहीं तो आप इससे कर सकते हैं। n वस्तुओं में से r वस्तु में लेकर उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां, इसी सूत्र को कहते हैं देखिए NPR। P का मतलब परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय। कुल n वस्तुओं में से r वस्तु में लेकर उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां। व्यवस्थित क्यों आ गया? क्योंकि परम्यूटेशन वही होती है क्रमचय, और उसका सूत्र देखिए वो यही है। ये सूत्र भी इसी से ही आया है, ये बात आप ध्यान रखें। मेन सूत्र आपका यही था, उसी से मैंने फैक्टोरियल वाला सूत्र बनाया। ये आपका NPR का सूत्र होता है, यानी कि क्रमचय का सूत्र। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, ये सूत्र हम सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब आपको क्वेश्चन में ये बात लिखी है कि पुनरावृत्ति नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पुनरावृत्ति है तो आपको यही मेथड से करना है, यानी कि गणना के आधारभूत सिद्धांत से। लेकिन अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो आप इससे भी कर सकती हैं, इस सूत्र से भी कर सकती हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड होता है, जो भी आपको ठीक लगता है। एक बात और ध्यान रखें, यहां जो r का मान है ये या तो n से छोटा होगा या n के इक्वल होगा। r का मान छोटा होगा n से या बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए हुआ सूत्र सिद्ध करना। अगर बाई चांस पेपर में देखिए आता है सूत्र कैसे सिद्ध करें क्रमचय का, वो आपको इसी तरीके से करके आना है। ये था देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत भी, वो मेथड भी मैंने आपको बता दिया, और जो क्रमचय का सूत्र था ये भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में देखिए मैंने आपको जो बताया क्रमचय का सूत्र सिद्ध करना, मैंने देखिए संचय का नहीं बताया, वो मैं आगे जब संचय टॉपिक शुरू होगा तब उसके वीडियो में बताऊंगा। अब जो इससे अगली वीडियो होगी वो होगी देखिए प्रश्नावली 7.1 की, जिसमें क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। वो बहुत ध्यान से देखिए, शायद मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपनी तरफ से बताने पड़े, वो मैं आपको देखिए अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।